क्रिस्टोफर नोलन। या तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, या तो आपने इनका काम जरूर देखा होगा। इंसेप्शन, टेनेट और मोमेंटो जैसी माइंड बेंडिंग फिल्म से लेकर बैटमैन जैसी रियलिस्टिक सुपर हीरो फिल्म्स तक, हम सब इन्हें या तो इनके नाम से या तो इनके काम से जरूर जानते हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं उस शख्स को खुद जानने की और उसकी फिल्म्स के पीछे छुपी हुई उसकी सोच की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की जिंदगी और नजर डालेंगे उनकी कुछ फिल्म्स पर। क्रिस्टोफर नोलन 30 जुलाई 1970 में इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुए। पैदाइश के वक्त से ही नोलन का आर्ट या क्रिएटिविटी से किसी न किसी शक्ल में ताल्लुक रहा। एक तरफ वालिद ब्रेंडन नोलन एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते थे, तो दूसरी तरफ अंकल जॉन नोलन और आंट किम हार्टमैन ब्रिटिश एक्टर्स थे। वालदा क्रिस्टीना, जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखती थीं, एक फ्लाइट अटेंडेंट और इंग्लिश टीचर थीं। माँ बाप के अलग मुल्कों के होने की वजह से क्रिस्टोफर नोलन का बचपन कभी अमेरिका तो कभी इंग्लैंड में गुजरा। 6 साल की उम्र में जब क्रिस्टोफर नोलन अपनी छुट्टियां अमेरिका की एक स्टेट ओहायो में गुजार रहे थे, वहां के एक लोकल सिनेमा में वो रिडली स्कॉट की फिल्म द स्टार वॉर्स देखते हैं। ये फिल्म देखते ही क्रिस्टोफर नोलन को इस फिल्म से प्यार हो गया और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको सिर्फ फिल्म मेकर बनना है। कुछ ही अरसे बाद वालिद से सुपर 8 कैमरा गिफ्ट मिलने पर क्रिस्टोफर नोलन का करियर स्टार्ट हो गया। घर में छोटे भाई जोनाथन नोलन को सेट डिजाइनर का रोल देते हुए दोनों भाई दिन रात फिल्म शूट करते रहते। आज भी क्रिस्टोफर नोलन की ज्यादातर फिल्म्स जोनाथन नोलन ही लिखते हैं। 8 या 9 साल की उम्र में क्रिस्टोफर नोलन ने एक और फिल्म देखी, 2001 A Space Odyssey, डायरेक्टेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक, जिसने स्टार वॉर्स को क्रिस्टोफर नोलन की फेवरेट फिल्म से रिप्लेस कर दिया। इंटरस्टेलर में बहुत क्लियरली स्टार वॉर्स और 2001 A Space Odyssey का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब यूनिवर्सिटी का वक्त आया तो क्रिस्टोफर नोलन का इरादा तो फिल्म मेकिंग डिग्री का ही था, लेकिन वालिद के फोर्स करने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से डिग्री लेने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे 2 वजहें थीं। पहली वजह तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की फिल्म मेकिंग फैसिलिटीज थी, जिसमें स्टीनबैक एडिटिंग स्वीट और 16mm कैमरास जैसी चीजें शामिल थीं। और दूसरी वजह यह थी कि क्रिस्टोफर नोलन को यह लगता था कि इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री लेने के बाद वो अपने स्क्रिप्ट पे मजीद बेहतर काम कर सकेंगे।
यूनिवर्सिटी में पढ़ने के तकरीबन 1 साल बाद ही नोलन को यूसीएल फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। इसी यूनिवर्सिटी में ही क्रिस्टोफर नोलन की अपनी फ्यूचर वाइफ एमा थॉमस से भी मुलाकात होती है, जो कि खुद एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट थी। नोलन के मुताबिक इनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही रामजी हॉल्स में हुई। क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस की शादी 1997 में होती है। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने कई जॉब्स की, जैसा कि स्क्रिप्ट एनालिस्ट, स्क्रिप्ट ऑपरेटर एंड डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट फिल्म्स। इसी दौरान क्रिस्टोफर नोलन अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करते हैं, जिसका नाम है अपने कुछ पैसे बचाने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी पहली फिल्म डूडलबग डायरेक्ट की। ये फिल्म 2 मिनट की है, जिसका बजट 200 पाउंड्स है। इस फिल्म ने क्रिस्टोफर नोलन को एक आइडिया दिया, वो ये कि अगर 2 मिनट की फिल्म का बजट 200 पाउंड्स है तो 80 मिनट की फिल्म का बजट 8000 पाउंड्स होगा। और यहाँ से जन्म लेता है एक नई फुल फीचर फिल्म का आइडिया, जिसका नाम है 1998 में रिलीज होने वाली ये फिल्म फॉलोइंग क्रिस्टोफर नोलन की पहली फुल फीचर फिल्म है, जो कि नोलन ने खुद लिखी और डायरेक्ट की। इस फिल्म का आइडिया नोलन की अपनी जिंदगी के एक असल वाकये से आता है। नोलन के मुताबिक एक दिन जब नोलन अपने घर आके देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है और पुलिस को कॉल करने के बाद नोलन इस सोच में बैठा कि जब वो चोर इसकी चीजों को चोरी कर रहे होंगे तो वो इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये फिल्म नॉन लीनियर नैरेटिव से शूट की गई है, जो कि नोलन की स्पेशलिटीज में से एक है। इस फिल्म के बजट टाइट होने की वजह से इस फिल्म के लाइटिंग के पैसे बचाने के लिए नोलन ने इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया, जो कि इस फिल्म के जॉनरा और थीम के हिसाब से बहुत सूटेबल ऑप्शन है। और बजट के सख्त होने की वजह से नोलन ने गोरिल्ला फिल्म मेकिंग को प्रेफर किया। गोरिल्ला फिल्म मेकिंग कहेंगे कि बगैर परमिट्स के रियल लोकेशन पे शूट करना, नेचुरल लाइट्स का इस्तेमाल करना और असली लोगों को एज एक्स्ट्रास यूज करना, लेकिन उन्हें पता भी ना चले। इस फिल्म की मेन लोकेशन नोलन के पेरेंट्स का घर है, जिससे बजट बचाने में काफी ज्यादा हेल्प मिली। और फिल्म की कास्ट भी इसी रीजन के लिए छोटी रखी गई है। फिल्म के बजट टाइट होने की वजह से एक्टर्स को फिल्म की लोकेशन तक पहुंचने के लिए कन्वेंस, डिनर और लंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठानी पड़ी। फिल्म का लीड रोल प्ले किया है जेरेमी थियोबाल्ड ने, जिसकी ये नोलन के साथ तीसरी फिल्म थी। इससे पहले ये दोनों लेसर्नी और डूडलबग में भी काम कर चुके हैं। जेरेमी ने आगे भी क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम किया है, जैसे बैटमैन बिगिंस में एज अ वाटर बोर्ड टेक्नीशियन और टेनेट में एज एन एक्टर भी। जॉन नोलन ने भी क्रिस्टोफर नोलन को इस फिल्म में हेल्प करने के लिए रोल प्ले किया। एमा थॉमस की ऑन स्क्रीन आज तक की एक ही अपीयरेंस इसी फिल्म में पाई जाती है और इनके साथ इस फिल्म में काम करते हैं एलेक्स हॉ और लूसी रसल। फॉलोइंग को कंप्लीट होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगा, क्योंकि फिल्म की सारी कास्ट फुल टाइम जॉब करती थी, तो ये फिल्म सिर्फ वीकेंड्स पे शूट की गई है। और इस लंबे वक्त की वजह से नोलन को मजीद टाइम भी मिला अपने स्क्रिप्ट को मजीद सुधारने का। इस फिल्म में एक अनोखा रेफरेंस ये भी है कि इस फिल्म के एक सीन में दरवाजे पर बैटमैन का स्टिकर भी देखा जा सकता है। फॉलोइंग रिलीज हुई नवंबर 5, 1999 को। फिल्म का टोटल बजट है $6,000। फिल्म का बॉक्स ऑफिस है $48,000। फॉलोइंग की रेटिंग IMDb पर 7.5 है और रॉटेन टोमेटोज पर 82%। क्रिस्टोफर नोलन के करियर को असल ब्रेक थ्रू मिला इस फिल्म से। इस फिल्म के स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी ये है कि 1997 में शिकागो से लॉस एंजलिस के रोड ट्रिप पे दोनों भाई क्रिस्टोफर नोलन और जोनाथन नोलन कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे थे। जोनाथन नोलन,
जो कि यूनिवर्सिटी में साइकियाट्री पढ़ रहे थे, खास तौर पे मुतासिर थे एक बीमारी से जिसका नाम है एमनीशिया। जब उसने अपने भाई से ये आइडियाज डिस्कस किए तो क्रिस्टोफर नोलन ने जोनाथन नोलन को इस बीमारी के गिर्द एक स्टोरी बनाने का कहा। मेमेंटो क्रिस्टोफर नोलन की एक और नॉन लीनियर नैरेटिव फिल्म है जो कि मेंटल पेशेंट के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। क्रिटिकली कामयाब फिल्म जिसने पहली बार नोलन ब्रदर्स को ऑस्कर नॉमिनेशंस दिलाई। फिल्म के लीड एक्टर गाय पियर्स को बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ी अपना वेट कम करने के लिए ताकि इस कैरेक्टर को ऑथेंटिकली दिखाया जा सके। गाय पियर्स ने काफी वक्त भी गुजारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट्स के साथ ताकि उनके बिहेवियर को सही से स्टडी किया जा सके। गाय पियर्स के साथ कास्ट में शामिल है कैरी एन मॉस और जो पेंटोलियानो। इस फिल्म में काफी रेफरेंसेस भी हैं, जैसा कि इस सीन में व्हाइट होंडा सिविक जो कि लीड कैरेक्टर की गाड़ी के साथ खड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसमें नोलन ब्रदर्स ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया था। इस फिल्म में टैटू सलून का नाम एमा थॉमस को ट्रिब्यूट है और टेडी का नंबर वही नंबर है जो कि फाइट क्लब में मार्ला सिंगर का था। मेमेंटो रिलीज हुई 16 मार्च 2001 को। इस फिल्म का बजट है $9 मिलियन और बॉक्स ऑफिस है $40 मिलियन। IMDb रेटिंग 8.1 और रॉटन टोमेटोज 92%। मेमेंटो को 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस भी मिली, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले नोलन ब्रदर्स के लिए और बेस्ट फिल्म एडिटिंग बाय डॉडी डॉर्न। वैसे तो इस फिल्म को कोई ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म को आज भी थ्रिलर जॉनरा का गुरु माना जाता है। मेमेंटो ने क्रिस्टोफर नोलन को बहुत अर्ली करियर में ही मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग का स्टेटस दिला दिया। क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म इंसोम्निया एक नॉर्वेजियन थ्रिलर फिल्म इंसोम्निया का एडेप्टेशन है। इस फिल्म को अक्सर नोलन का हिडन जेम भी कहा जाता है। इस फिल्म की कास्ट है एल पचिनो, रॉबिन विलियम्स और हिलरी स्वेंग। ये फिल्म अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में शूट हुई। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये फिल्म है तो एक डिटेक्टिव पर इस फिल्म में कोई भी बड़ा कार चेस या कोई बड़ा सेट पीस सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये फिल्म बहुत आहिस्ता आहिस्ता से अपनी स्टोरी आगे बढ़ाती है। इस फिल्म से वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज इस कदर इम्प्रेस हुए कि इंसोम्निया के बाद से नोलन की हर फिल्म के पीछे वार्नर ब्रदर्स होते हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट है 3 मई 2002। बजट है $46 मिलियन, बॉक्स ऑफिस है $113 मिलियन। IMDb पर रेटिंग है 7.2 और रॉटन टोमेटोज पर 92%। फरवरी 27, 2001 को क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस ने अपनी कंपनी सिनकपी रजिस्टर कराई, जो कि उनके लिए एक और कदम था फिल्म मेकिंग के ख्वाब को पूरा करने के लिए। क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस के अलावा इस कंपनी में सिर्फ 2 और एम्प्लॉइज हैं। इसके बारे में नोलन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम यहाँ अपना एम्पायर बनाने नहीं, बल्कि हम यहाँ सिर्फ फिल्म्स बनाने आए हैं। सिनकपी ने बैटमैन बिगिन से लेके आज तक की हर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को प्रोड्यूस किया। (1997) में बैटमैन एंड रॉबिन की खराब रेटिंग्स की वजह से वार्नर ब्रदर्स और डीसी यूनिवर्स को कुछ बदलना था और इंसोम्निया में साथ काम करने के बाद वार्नर ब्रदर्स के लिए क्रिस्टोफर नोलन से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। नोलन और वार्नर ब्रदर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि इस बार बैटमैन फ्रेंचाइज को बच्चों की कैटेगरी से हटा के रियलिटी बेस्ड फिल्म बनाना होगा और यूं नोलन ने सुपर हीरो जॉनरा को ही चेंज कर दिया। बैटमैन के रोल के लिए सबसे पहला ऑडिशन हीथ लेजर का हुआ, पर नोलन और लेजर दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये रोल हीथ लेजर के लिए सूटेबल नहीं। पर हीथ लेजर के ऑडिशन ने नोलन को इस कदर इम्प्रेस किया कि दोनों ने फ्यूचर में साथ काम करने का फैसला किया। बैटमैन के कैरेक्टर के लिए 6 एक्टर्स फाइनलाइज हुए: जेक जिलेनहॉल, हेनरी कैविल, बिली क्रुडप, जोशुआ जैक्सन, किलियन मर्फी और क्रिश्चियन बेल।
जिसमें से क्रिश्चियन बेल ने सबसे ज्यादा नोलन को इम्प्रेस किया बैटमैन के रोल के लिए। किलियन मर्फी के ऑडिशन का भी नोलन पे इस कदर इम्पैक्ट पड़ा कि नोलन ने किलियन मर्फी को स्केयरक्रो का रोल दिया, और ये किलियन मर्फी का क्रिस्टोफर नोलन के साथ पहला काम था। क्रिश्चियन बेल को इस फिल्म के लिए शदीद फिजिकल चेंजेस से गुजरना पड़ा, जैसा कि क्रिश्चियन बेल को अपना वेट 50 केजी के नजदीक करना पड़ा अपनी पिछली फिल्म द मशीनिस्ट के लिए, और बैटमैन के रोल की रिक्वायरमेंट थी 86 किलोस। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं माइकल केन जो कि एल्फ्रेड का रोल अदा करते हैं, केटी होम्स जो कि रेचल का रोल अदा करती हैं, गैरी ओल्डमैन एज कमिश्नर गॉर्डन और मॉर्गन फ्रीमैन। इस फिल्म के विलन रेचल गोल के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने लियाम नीसन को चुना। और जब बात आती है बैट सूट्स की तो डेफिनेटली ये एक अपग्रेड था पिछले तमाम बैट सूट से। बैट सूट के लिए लाइट मटेरियल यूज किया गया ताकि ज्यादा फ्रीडम हो मूवमेंट के लिए, जो कि क्लूनी और कीटन के बैट सूट्स में मुमकिन न था। और जहां तक केप की बात है तो नोलन ने सीजीआई का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और केप को उड़ता हुआ दिखाने के लिए एयर ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया गया। बैटमोबिल, जिसे फिल्म में टम्बलर कहा गया है, जो कि नोलन का आइडिया था एक क्रॉस बनाने का हमर और लैम्बोर्गिनी के बीच में। इस बैटमोबिल को सीजीआई का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए असली बनाया गया और इसकी हाईएस्ट स्पीड है 100 माइल्स पर आवर। इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाता है इस फिल्म का म्यूजिक, जो कि हांस जिमर ने जेम्स न्यूटन हावर्ड के साथ मिलकर बनाया। बैट केव को बनाने के लिए नोलन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन को सीजीआई का इस्तेमाल करना कम से कम पसंद है, तो इस बैट केव को एयरक्राफ्ट हैंगर में बनाया गया, जो कि आज तक की बैटमैन फिल्म्स का सबसे महंगा बैट केव है। बैटमैन बिगिंस रिलीज हुई 15 जून 2005 को। इस फिल्म का टोटल बजट था $150 मिलियन। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस है $373 मिलियन। IMDb रेटिंग है 8.2 और रॉटेन टोमेटोज रेटिंग है 84%। बैटमैन बिगिंस ने एक नई टोन और जॉनरा खड़ा कर दिया सुपर हीरो फिल्म्स के लिए, और ये फिल्म बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई। द प्रेस्टीज एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है जो कि बनाई गई है क्रिस्टोफर प्रीस्ट के नॉवेल द प्रेस्टीज पे। इस फिल्म की स्टोरी दो जादूगरों के गिर्द घूमती है, जिसमें दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन को सीजीआई का मिनिमल यूज पसंद होने की वजह से इस फिल्म में मैजिक ट्रिक्स को भी काबिल यकीन दिखाने के लिए रियल मैजिशियन रिकी जे को हायर किया गया, जो कि ना सिर्फ एक मशहूर जादूगर है बल्कि जादू की तारीख भी जानते हैं। इस फिल्म में टेस्ला की मशीन्स और इन्वेंशंस को भी दिखाया गया है, और निकोला टेस्ला के कैरेक्टर के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने डेविड बोवी को रखने का फैसला किया। शुरू में तो डेविड बोवी ने इस कैरेक्टर को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन नोलन के साथ 10 मिनट की मुलाकात के बाद डेविड बोवी इस किरदार को अपनाने के लिए मान गए। प्रोडक्शन टीम ने टेस्ला एक्सपर्ट्स की मदद से ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शंस और डायग्राम्स बनाई, जो कि टेस्ला के असली काम की अक्कासी करती हैं। द प्रेस्टीज की कास्ट में शामिल हैं क्रिश्चियन बेल, जिनकी ये क्रिस्टोफर नोलन के साथ दूसरी फिल्म है, और इनके साथ इस फिल्म में हैं ह्यू जैकमैन, माइकल केन, स्कारलेट जोहानसन और रिबेका हॉल। इस फिल्म को 2 ऑस्कर कैटेगरीज में नॉमिनेशंस भी मिली, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी वॉली फिस्टर के लिए और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन नेथन क्राउली के लिए। द प्रेस्टीज की रिलीज डेट है 20 अक्टूबर 2006। फिल्म का बजट है $40 मिलियन। फिल्म का बॉक्स ऑफिस है $109 मिलियन। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 और रॉटेन टोमेटोज पर 76%।
जैसा कि बैटमैन बिगिंस में सबसे पहला ऑडिशन हीथ लेजर का हुआ और दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में साथ काम करेंगे, तो जब बात आई जोकर के रोल की तो क्रिस्टोफर नोलन को हीथ लेजर को चुनने में ज्यादा वक्त ना लगा। हीथ लेजर की जोकर परफॉर्मेंस को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस भी कहा जाता है। हीथ लेजर के बारे में कहा जाता है कि स्क्रिप्ट मिलने के बाद हीथ लेजर ने अपने आप को 6 हफ्तों के लिए एक होटल के कमरे में बंद कर दिया ताकि वो इस कैरेक्टर को सही से समझ सकें। हीथ लेजर की जोकर की तैयारी ने नोलन को इस कदर इम्प्रेस किया कि नोलन ने हीथ लेजर को ये फ्रीडम दिया कि वो जोकर का मेकअप भी डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ सीन्स में ये भी फ्रीडम दिया कि वो अपना सीन खुद डिसाइड करे, जैसा कि ये सीन। Starting tonight, I'm a man of my word. बैंक रॉबरी के सीन के लिए नोलन चाहते थे कि इस सीन को एक असल बैंक में शूट करें, ना कि सेट पे, जिसके लिए प्रोडक्शन टीम ने एक रियल बैंक की लोकेशन ढूंढी और ये सीन 2 हफ्तों में कंप्लीट हुआ। इस सीन में जो मास्क यूज किए गए हैं वो रेफरेंस है स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म द किलिंग का। फिल्म की सारी कास्ट बैटमैन बिगिंस वाली है, सिवाय केटी होम्स के जो कि दूसरी फिल्म करने में मसरूफ थी, तो रेचल का रोल मैगी जिलेनहॉल को दिया गया। इस फिल्म के दूसरे विलन हार्वी डेंट का रोल प्ले करते हैं एरन एकार्ट। क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी यही कोशिश थी कि सीजीआई का कम से कम इस्तेमाल हो, लिहाजा इस फिल्म में काफी स्टंट्स रियल हैं, जैसा कि ये फ्लिपिंग ट्रक सीन और ये हॉस्पिटल एक्सप्लोजन सीन। इस हॉस्पिटल एक्सप्लोजन को शूट करने के लिए नोलन को एक असली बिल्डिंग दरकार थी, जिसके लिए प्रोडक्शन टीम ने एक खाली कैंडी फैक्ट्री को चुना। इस सीन के बारे में कहा जाता है कि ब्लास्ट के दौरान डेटोनेटर्स असल में रुक गए थे और हीथ लेजर ने अपने कैरेक्टर से बाहर ना आते हुए इस सीन को इम्प्रोवाइज किया, जो कि सीन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। द डार्क नाइट की रिलीज डेट है 18 जुलाई 2008। इस फिल्म का बजट है $250 मिलियन। फिल्म का बॉक्स ऑफिस है $1 बिलियन। IMDb रेटिंग है 9 और रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग 94%। इस फिल्म ने 2 ऑस्कर भी जीते, बेस्ट साउंड एडिटिंग फॉर रिचर्ड किंग और बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर सपोर्टिंग रोल बाय हीथ लेजर। बदकिस्मती से हीथ लेजर इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए जिंदा न थे। इंसेप्शन का आइडिया नोलन को पहली बार आया जब वो 16 साल के थे। ये आइडिया नोलन को तब आया जब नोलन ने अपने ख्वाबों पर गौर करना शुरू किया। ख्वाबों की मल्टीपल लेयर्स दिखाने का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सोचने में जितना मुश्किल है, उसे स्क्रिप्ट की शक्ल में उतारना उससे ज्यादा मुश्किल, जिस वजह से इस फिल्म के स्क्रिप्ट को पूरा होने में 10 साल का वक्त लगा। इस फिल्म के शदीद कैप्टिवेटिंग सीन्स, जिनमें से कुछ सीन्स तो असल में शूट किए गए, जबकि कुछ सीन्स में सीजीआई का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के मशहूर सीन्स में से एक सीन जिसको असल में शूट किया गया है वो ये है। इस सीन को शूट करने के लिए एक रोटेटिंग सेट बनाया गया और एक्टर्स को कई महीनों तक रिहर्सल करना पड़ा इस सीन के लिए। इस एक सीन को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन को जहां भी मौका मिले सीजीआई ना इस्तेमाल करने का, वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। फिल्म का लीड रोल प्ले करते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी, जोसेफ गॉर्डन लेविट, एलन पेज,
मैरियन कॉटियार्ड और किलियन मर्फी। इस फिल्म में मैग्नस नोलन क्रिस्टोफर नोलन के बेटे का डेब्यू भी है। इंसेप्शन रिलीज हुई 16 जुलाई 2010 को। फिल्म का बजट है $160 मिलियन। फिल्म का बॉक्स ऑफिस $837 मिलियन। फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.8 और रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग 87%। जैसा कि इस फिल्म को देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता है, इंसेप्शन ने काफी अवार्ड्स भी जीते। 4 ऑस्कर अवार्ड्स, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म के लिए इंस्पिरेशन ली क्लासिक बैटमैन नॉवेल बुक स्टोरी लाइन से, जिनमें बैटमैन नाइटफॉल, नो मैन्स लैंड और द डार्क नाइट रिटर्न्स। स्टूडियोज ये चाहते थे कि इस फिल्म में भी जोकर को दोबारा दिखाया जाए, कुछ द डार्क नाइट के अनयूज्ड क्लिप्स यूज करके और बाकी CGI का इस्तेमाल करके। मगर नोलन ने ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ये हीथ लेजर की याद के साथ डिसरिस्पेक्ट होगी। स्टूडियोज ने लियोनार्डो डिकैप्रियो को रिडलर के रोल के लिए सजेस्ट किया, लेकिन नोलन ने ये आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जोकर और रिडलर का कैरेक्टर काफी सिमिलर है। तो आखिर में नोलन ने डिसाइड किया बेन को विलन रखने का। टॉम हार्डी, जिन्होंने बेन का रोल प्ले किया, उन्हें बहुत सख्त फिजिकल चेंजेस से गुजरना पड़ा इस रोल के लिए। बेन का मास्क, जो कि बेन के कैरेक्टर की पहचान है, शुरू में टॉम हार्डी के लिए मुश्किल था इस मास्क के साथ एक्टिंग करना, लेकिन वक्त के साथ टॉम हार्डी ने इसे अडेप्ट कर लिया। सेलेना काइल का रोल प्ले करती हैं एनी हैथवे, जिन्होंने स्पेशल क्लासेस ली बिल्ली की मूवमेंट सीखने के लिए, ताकि कैटवुमन का कैरेक्टर सही से प्ले किया जा सके। तालिया अल गुल का रोल प्ले करती हैं मैरियन कॉटियार्ड और जॉन ब्लेक का रोल प्ले करते हैं जोसेफ गॉर्डन लेविट। नोलन की हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी CGI का कम से कम इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल स्टंट्स पे फोकस किया गया, जैसा कि फिल्म के इस सीन में असली जहाजों का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म के स्टेडियम सीन को शूट करने के लिए नोलन को एक असली स्टेडियम चाहिए था और खुशकिस्मती से नोलन को पिट्सबर्ग स्टीलर्स की टीम ने कांटेक्ट किया और परमिशन दी कि इस फिल्म का स्टेडियम सीन इनके ग्राउंड में शूट कर सकते हैं। न सिर्फ इस सीन में दिखाए गए तमाम फैंस पिट्सबर्ग स्टीलर्स के असली फैंस हैं, बल्कि इस सीन में प्लेयर्स भी असली प्लेयर्स हैं। इस सीन में धमाकों को शूट करने के लिए असली डायनामाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया और इसको CGI के साथ मिला के ये रिजल्ट बनता है। इस फिल्म में क्रिस्टोफर नोलन के एक और बेटे रोरी नोलन का भी डेब्यू है। इस सीन को रोरीज फर्स्ट किस भी कहा जाता है। द डार्क नाइट राइजेस बैटमैन सीरीज की आखिरी फिल्म है, जिसे खत्म किया गया ब्रूस वेन की रिटायरमेंट के साथ। इस फिल्म की रिलीज डेट है 16 जुलाई 2012। इस फिल्म का बजट है $250 मिलियन। बॉक्स ऑफिस है $1 बिलियन। IMDb रेटिंग 8.4, रॉटेन टोमेटोज 87%। इंतहाई कामयाब फिल्म होने के बावजूद द डार्क नाइट राइजेस अवार्ड जीतने में नाकाम रही, जो कि नोलन की प्रेडिक्शंस को बिल्कुल सही साबित करता है। जैसा कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले नोलन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आप कौन सी अच्छी फिल्म फ्रेंचाइज में से उनकी तीसरी अच्छी फिल्म का नाम बता सकते हैं। इस फिल्म के साथ क्रिस्टोफर नोलन और बैटमैन का सफर तो खत्म होता है, लेकिन नोलन और DC का सफर अभी बाकी था। इसी साल
नोलन ने सुपरमैन की नई फिल्म मैन ऑफ स्टील के स्क्रीन प्ले पे भी काम किया। इंटरस्टेलर के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने काम किया किप थॉर्न के साथ, जो कि शोहरत याफ्ता थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और नोबेल लॉरिएट भी हैं, जिनका काम था कि साइंस के एतबार से इस फिल्म में कोई गलती ना हो। किप थॉर्न ने एक किताब भी लिखी है फिल्म रिलीज होने के बाद, द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर। ये किताब इस फिल्म के कॉन्सेप्ट्स को मजीद समझाने में मदद करती है। इस फिल्म की कास्ट में शामिल है मैथ्यू मैककॉनहे, एनी हैथवे, जेसिका चैस्टन, मैट डेमन और माइकल केन। इस फिल्म में ब्लैक होल को इस कदर एक्यूरेट दिखाया गया है कि उस पे साइंटिफिक पेपर्स भी लिखे गए हैं। ये याद रहे कि ये असली ब्लैक होल की पिक्चर आने से कई साल पहले की फिल्म है। इस फिल्म में भी सीजीआई का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए वाटर प्लैनेट के सीन्स में 40,000 गैलन पानी का इस्तेमाल किया गया और आंधी के सीन में सैकड़ों किलो सिंथेटिक डस्ट को हवा में उड़ाया गया, जिन्हें बड़े पंखों की मदद से आंधी की शक्ल दी गई। इस फिल्म के ड्रोन चेस सीन में जो कॉर्नफील्ड दिखाई गई है, इसे सिर्फ इस एक सीन के लिए उगाया गया और इस फिल्म के एक्सोप्लैनेट सीन्स आइसलैंड में शूट किए गए हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये है कि ये फिल्म है तो साइंस फिक्शन, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी इमोशंस और रिश्तों के गिर्द घूमती है। इस फिल्म में भी रोरी नोलन की अपीयरेंस देखी जा सकती है और इस फिल्म में नोलन की बेटी फ्लोरा नोलन का डेब्यू भी है। इंटरस्टेलर को आज भी साइफाई जॉनरा का मास्टरपीस समझा जाता है और जाता भी रहेगा। इस फिल्म ने एक ऑस्कर जीता बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में। इंटरस्टेलर रिलीज हुई 7 नवंबर 2014 को। इस फिल्म का बजट $165 मिलियन। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस है $701 मिलियन। IMDb रेटिंग 8.7 और रॉटेन टोमेटोज 73%। डंकर्क कहानी है एक असल वर्ल्ड वॉर II के वाक़े की, कि जब इंग्लैंड की फौज फ्रांस के साहिल डंकर्क पे एक हफ्ते के लिए फंस जाती है और जर्मन फौज पीछे से उन पर हमलावर होते हैं। इस फिल्म में 3 कहानियों को एक ही वक्त चलाया गया है, जिसमें पहली जिसमें साहिल पे फंसे फौजियों का एक हफ्ते का वक्त दिखाया गया है। दूसरा समंदर, जहां पे मदद करने के लिए आने वाले शहरियों का एक दिन दिखाया गया है। तीसरा आसमान, जहां पे एयरफोर्स का 1 घंटे का मिशन दिखाया गया है। इस फिल्म को असली डंकर्क की लोकेशन पर ही शूट किया गया है। इस फिल्म में काफी एक्स्ट्रास इस इलाके के शहरी ही हैं, जिन्होंने इस फिल्म में अपना हिस्सा डालने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं फियोन व्हाइटहेड, टॉम हार्डी, किलियन मर्फी, जिनकी ये नोलन के साथ चौथी फिल्म है, और पॉप आइकॉन हैरी स्टाइल्स। हैरी स्टाइल्स के बारे में ये कहा जाता है कि इस फिल्म के ऑडिशन के दौरान नोलन को इस बात का इल्म नहीं था कि हैरी स्टाइल्स कौन है, लिहाजा हैरी स्टाइल्स को ये रोल एक्टिंग की मेरिट पे मिला। क्रिस्टोफर नोलन को जहां मौका मिले सीजीआई इस्तेमाल ना करने का, तो वो ये मौका कभी जाने नहीं देते। इस फिल्म के इस सीन में बॉम्ब एक्सप्लोजन्स भी रियल हैं। और फौजियों की तादाद ज्यादा दिखाने के लिए भी कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, ना कि सीजीआई का। ये फिल्म काफी कम डायलॉग्स होने की वजह से काफी खामोश भी है।
और इस फिल्म का सारा सस्पेंस इसकी खामोशी में ही छुपा है। डंकर्क एक इंतहाई कामयाब फिल्म जिसको 8 ऑस्कर में नॉमिनेशंस भी मिली और 3 अवार्ड्स भी जीते, जिनमें से बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट साउंड मिक्सिंग। डंकर्क की रिलीज डेट है 19 जुलाई 2017। इस फिल्म का बजट है $100 मिलियन। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस है $525 मिलियन। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.8 और रॉटेन टोमेटोज 92%। टेनेट की सेंट्रल थीम वक्त का उल्टा चलना है। ये काफी पेचीदा कॉन्सेप्ट है जहां पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही वक्त पे चलता है, जिसमें कुछ लोग फ्यूचर की तरफ जाते हैं और कुछ लोग पास्ट की तरफ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनने में जितना मुश्किल है, इसे फिल्म की शक्ल में उतारना इससे ज्यादा मुश्किल। इस फिल्म के स्ट्रक्चर को नोलन पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये फिल्म 2 हिस्सों में बटी हुई है और इस फिल्म का एक हिस्सा इसके दूसरे हिस्से का मिरर इमेज है। इस फिल्म को लिखने में 5 साल का वक्त लगा। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं जॉन डेविड वॉशिंगटन, रॉबर्ट पैटिसन, केनेथ ब्रानाह और एलिजाबेथ डिबिकी। इस फिल्म के सबसे बड़े सीन्स में से एक सीन है रिवर्स फाइट, जिसके लिए एक्टर्स को बहुत सख्त रिहर्सल से गुजरना पड़ा ताकि वो रिवर्स मूवमेंट को समझ सकें। इस फिल्म में दोबारा नोलन ने CGI का इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए इस जहाज के सीन को भी असल में शूट किया। इस फिल्म को थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन इस फिल्म के फैंस इस फिल्म के बारे में ये कहते हैं कि इस फिल्म को आप जितनी बार देखेंगे उतनी ज्यादा चीजें समझ आती हैं। इस फिल्म ने एक ऑस्कर जीता बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में। टेनेट की रिलीज डेट है 12 अगस्त 2020। बजट है $205 मिलियन। बॉक्स ऑफिस है $365 मिलियन। IMDb रेटिंग 7.3, रॉटेन टोमेटोज 69%। क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, जो कि बायोग्राफी है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। ये फिल्म रिलीज हुई इसी साल 21 जुलाई 2023 को। इस फिल्म की बहुत बड़ी कास्ट, जिसमें किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस प्यू और मैट डेमन। किलियन मर्फी को 5 बार क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करने के बाद ये पहली बार लीड रोल मिला और किलियन मर्फी ने इस रोल के लिए काफी मेहनत भी की। इस फिल्म में एटॉमिक ब्लास्ट को दिखाने के लिए रियल एक्सप्लोजन किया गया है, जो कि सिनेमा हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है। इससे पहले यह रिवॉर्ड जेम्स बॉन्ड स्पेक्टर के इस सीन के पास था। ओपेनहाइमर फिल्म का ब्लास्ट 200 फीट की ऊंचाई तक गया। ओपेनहाइमर का टोटल बजट है $100 मिलियन और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त इस फिल्म को कुछ ही महीने हुए हैं और इस वक्त इसका बॉक्स ऑफिस है $777 मिलियन। और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका बॉक्स ऑफिस मजीद ऊपर जाएगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग इस वक्त है 8 और रॉटेन टोमेटोज पर 93%। तो ये थी कहानी एक फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग जीनियस की।
अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप यकीनन क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं, और अगर आपने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी तो आप अभी जाकर इनकी कोई ना कोई फिल्म जरूर देखें। ये मेरा आपसे वादा है कि आपका वक्त जरूर अच्छा गुजरेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इनमें से किसी एक वीडियो को क्लिक करें।